नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है। अभी तक हम इससे पहले वाले जो भी प्रकरण हमारे हुए उसमें हमने अधिगम अक्षमता विकार के विषय में चर्चा करी थी। और आज से हम एक नया विषय शुरू कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का, जिसमें हमारे जितने भी सी टेट्स या यू टेट स्टेट टेट से संबंधित हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उन प्रश्नों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 10 से 12 सिद्धांत हम देखेंगे इस सीरीज में। तो फिर उन्हीं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं या उसी के साथ-साथ हम पिछले वर्ष के जो भी हमारे प्रश्न रहे हैं सी-टेट में या यू-टेट अन्य स्टेट टेट में पूछे गए हैं, उनकी भी प्रश्नोत्तरी सीरीज को हम यहाँ पे लेकर आने वाले हैं, ठीक है? तो प्रश्नों के आधार पर भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिद्धांतों के विषय में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के विषय में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? जीन पियाजे वे हैं एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक। उन्होंने एक विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बार-बार इससे प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है और हर परीक्षा में जीन पियाजे से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? वैसे भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो जीन पियाजे का सिद्धांत हमारे लिए और जो हम पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, उसके लिए भी जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। देखते हैं जीन पियाजे ने विकास के विषय में क्या कुछ कहा हुआ है, क्या उनके विचार थे। ठीक है, सर्वप्रथम परिचय देखें, उनका सामान्य परिचय देखते हैं। तो जन्म होता है उनका 9 अगस्त 1896 में उनका जन्म हुआ और मृत्यु हो जाती है 19 सितंबर 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इनका सामान्य परिचय है। राष्ट्रीयता इनकी स्विज है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए राष्ट्रीयता भी इनकी स्विज मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे जो अब सामान्य कुछ सिद्धांत का परिचय देखते हैं। तो सिद्धांत के परिचय में ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, अर्थात स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, इसलिए स्विस या स्विज कहा जाता है इन्हें, ठीक है? तो इन्होंने बाल विकास के अध्ययन में क्रांतिकारी योगदान दिया है। क्रांतिकारी से तात्पर्य है परिवर्तनकारी, जो बाल विकास के अध्ययन में बदलाव ला सकता था, उस सिद्धांत पर, उस अध्ययन पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और ज्ञान को कैसे विकसित करते हैं, इसको सिखाने पर जोर दिया था हमारे जीन पियाजे ने, ठीक है? इनके संज्ञानात्मक का अर्थ ही यही है कि संज्ञान का अर्थ अभी आगे हम देखेंगे। संज्ञान का अर्थ होता है सोचना, सीखना, समझना या विकसित करना, इस प्रकार का, ठीक है? तो इन्होंने इसी विषय पर जोर दिया कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे सोचता है या फिर कैसे अपने ज्ञान को विकसित करता है, उसी पर जोर दिया। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम पड़ता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और अन्य जितने भी नाम हैं इनके सिद्धांत के देखेंगे अभी। उनका सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है? जो उनका सिद्धांत है मूल रूप से उसे कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अर्थात संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है? अब आगे देखिए कुछ विशिष्ट बातें जीन पियाजे के बारे में। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, प्रतिष्ठित हैं हमारे जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है? डेवलपमेंट साइकोलॉजी के जनक के रूप में, फादर के रूप में देखा जाता है। और जीन पियाजे को चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, ठीक है? चिकित्सा मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। 2 महत्वपूर्ण बात है हमारे जीन पियाजे के लिए। एक तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक और दूसरे चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, ठीक है? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अब अन्य कुछ नाम देखते हैं सिद्धांत के इनके, तो इसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानसिक बुद्धि का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगर प्रश्न बनता है कि उनके सिद्धांत का नाम क्या है या इनमें से कौन-सा उनका सिद्धांत नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार का प्रश्न भी बना रहता है कि 4 ऑप्शन में 3 उनके सिद्धांत के नाम होंगे, किसी अन्य के सिद्धांत का नाम होगा तो गलत भी पूछ सकता है और उसमें से सही भी पूछ सकता है, ठीक है? तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। तो सिद्धांत को इनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है और मानसिक बुद्धि का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत
पियाजे का बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है? बौद्धिक विकास का सिद्धांत, बाल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, निर्माणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निर्माणवादी क्यों? क्योंकि पियाजे का मानना था कि बच्चा स्वयं अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है? इनका मानना है ऐसा कि बच्चा जो है स्वयं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से ही ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है? पियाजे का संज्ञानात्मक निर्माणवाद, ठीक है? आगे भी देखिए, संज्ञानात्मक चरण सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्होंने 4 चरणों की बात करी हुई है, 4 लेवल बताए हुए हैं। उन चरणों के आधार पर इन्होंने बाल विकास की जो अवस्था है उसको बाँटा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए इसे संज्ञानात्मक चरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत के अन्य नाम थे, ठीक है? अब देखिए आगे क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी, द लैंग्वेज ऑफ थॉर ऑफ द चाइल्ड नाम से इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रकाशित हुई 1929 में। प्रथम पुस्तक थी इनकी जीन पियाजे की। इस पुस्तक में इन्होंने क्या करा, मानव विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण किया, ठीक है? क्या बता रखा है अपनी पुस्तक में, अपने द्वारा इन्होंने जो भी मानव मनोविज्ञान के अर्थात मनोवैज्ञानिक तथ्यों का जो इन्होंने विश्लेषण किया था मानव विकास के, उन तथ्यों का विश्लेषण इन्होंने अपनी पुस्तक में बता रखा है, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस क्रमिक विकास को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो इन्होंने क्या करा, मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के क्रमिक विकास का अध्ययन किया, उस क्रमिक विकास को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने ऐसा अध्ययन किया, या इनका ऐसा मानना था कि जो मानव विकास है वो एक क्रम में होता है, ठीक है? इनका ऐसा मानना था, इसलिए इनके विकास को क्रमिक विकास को, या तो क्रमिक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है? 1929 में इन्होंने सर्वप्रथम पुस्तक दी थी। अब इनसे प्रभावित जो मनोवैज्ञानिक हैं, कार्ल युंग नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किया था 1905 ईस्वी में। कोर्नाड लॉरेंस हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं, जो इनके विपरीत बात करते हैं। इसके बाद उनके ही विषय में चर्चा करने वाले हैं, लेव वाइगोत्स्की। ये मानते हैं कि बच्चा स्वयं से सीखता है, और इनका मानना है कि बच्चा पहले समाज से सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है, उसके बाद उसका विकास होता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे का पहले विकास होता है, फिर वो सीखता है, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। अब आते हैं हम, अन्य भी मनोवैज्ञानिक हैं, जेरोम ब्रूनर, डेविड आशुबेल और हार्वर्ड गार्डनर नाम के, ठीक है? गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है हार्वर्ड गार्डनर ने। चलिए, अब ये तो थे इनसे जो प्रभावित मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है? अब संज्ञानात्मक विकास का अर्थ देखते हैं। तो संज्ञान का क्या अर्थ है? सोचना, समझना, याद रखना, निर्णय लेना और समस्या को सुलझाना, ये संज्ञान का अर्थ होता है, ठीक है? इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या हुआ? बच्चे के सोचने समझने की प्रक्रिया का क्रमिक विकास। जो संज्ञानात्मक विकास है उसका अर्थ होता है बच्चे के सोचने समझने की जो प्रक्रिया है उसका क्रमिक विकास, ठीक है? संज्ञान का अर्थ ही है सोचना, समझना, याद रखना, ठीक है? और क्या है? निर्णय लेना, समस्या सुलझाना, ये संज्ञान का अर्थ होता है। तो उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बच्चे के सोचने समझने की प्रक्रिया का क्रमिक विकास है, ठीक है? अब इनके प्रमुख मत हैं, ठीक है? इनका कुछ मानना भी था। क्या मानते हैं? जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय अन्वेषक होते हैं, जो अपने अनुभवों से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनका क्या मानना है? बच्चे जो हैं वो सक्रिय अन्वेषक होते हैं। सक्रिय अन्वेषक मतलब एक्टिव लर्नर्स होते हैं, जो अपने अनुभवों से ही स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का विकास करते हैं, ठीक है? उनका सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि बच्चे और वातावरण के बीच परस्पर क्रिया से बुद्धि का विकास होता है। अब हमारे जीन पियाजे का ऐसा भी मानना था कि बच्चे और वातावरण के जो बीच परस्पर संबंध होगा, परस्पर क्रिया होगी, उस क्रिया से ही बुद्धि का विकास होगा, ठीक है? जीन पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात हमारा जो बचपन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बचपन, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है? जीन पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास के प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है, ठीक है? इनके द्वारा जो बालक ने ज्ञान को एकत्रित किया हुआ है, ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, उसका स्वरूप विकास के हमारे प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक चरण में बदलता रहेगा, परिमार्जित होता रहेगा, ठीक है? बालक का पहले विकास होता है, शारीरिक अवस्थाएं बढ़ती हैं, उसके बाद अधिगम करता है। अभी मैंने बात करी थी कि जो जीन पियाजे हैं, उनका मानना क्या है कि बालक का पहले विकास होता है,
शारीरिक अवस्थाएँ बढ़ती हैं, उसके बाद वो क्या करता है, अधिगम करता है, अपने समाज से सीखता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि पहले बच्चा अधिगम करेगा, उसके बाद उसका विकास होता है। अर्थात उनका मानना है कि पहले बच्चा सीखता है, फिर उसका विकास होता है, लेकिन ये मानते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, शारीरिक अवस्थाएँ बढ़ती हैं, उसके बाद वो क्या करता है, अधिगम करता है। ठीक है? अब आगे देखिए, आगे क्या है, जीन पियाजे ने बच्चों के बाद बढ़ाने को सॉरी, यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है? बढ़ाने को है यहाँ पे। तो बच्चे के बढ़ाने को इन्होंने अहम केंद्रित माना हुआ है, ठीक है? अहम केंद्रित माना है, और जब हम लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे, तो उसे आत्म केंद्रित मानते हैं, अहम केंद्रित नहीं मानते हैं, ठीक है? जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। इनका क्या मानना है, बच्चे जो हैं वो स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, किसी प्रकार से बाध्य नहीं होते हैं। सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से वो सीखते हैं, और इनकी एक महत्वपूर्ण उक्ति है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है? बच्चे कैसे होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अब एक और प्रश्न यहाँ इससे ही संबंधित है, और जो हमारे वॉटसन हुए हैं व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया था कि बच्चा कोरी स्लेट के समान है। मुझे तुम एक बच्चा दे दो, मैं उसमें जो चाहे वो लिख सकता हूँ, ठीक है? तो उसी प्रकार इनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। देखते भी होंगे बच्चे नई-नई खोजों में लगे रहते हैं, नया-नया कुछ ढूँढते रहते हैं, तो सक्रियता उनके अंदर होती है, इसलिए उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। पियाजे का मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो हमारे शैशवावस्था से अर्थात बचपन से शुरू होकर के जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है? इस सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता है, ठीक? पहले भी हम इसे देख के आ गए कि बच्चा खुद वातावरण से अपना संबंध स्थापित करके, उसके साथ क्रियाएँ करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए स्वयं के ज्ञान का निर्माता बच्चा स्वयं होता है, ठीक है? यह शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान एवं पाठ्यक्रम निर्माण में अत्यंत उपयोगी सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है हमारा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो हमारे शिक्षा शास्त्र के लिए उपयोगी है, बीएड, डीएलएड की कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। बाल मनोविज्ञान किसी भी पेपर में आता है, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, या हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहें, और पाठ्यक्रम निर्माण, यदि हमें कोई सिलेबस बनाना है, तो उसके लिए हमारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है? चलिए, ये तो थे इसकी उनके कुछ महत्वपूर्ण मत। अब इनकी कुछ अवधारणाएँ हैं जो इन्होंने प्रयोग करी हैं हमारे जीन पियाजे ने। सबसे पहले स्कीमा, ठीक है? स्कीमा क्या है? यह मानसिक ढांचे या संरचनाएँ हैं जिनसे बच्चा अपने अनुभवों को संगठित करता है, ठीक है? स्कीमा क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में एक संरचनाएँ होती हैं स्कीमा नाम की, ठीक है? जो क्या करती हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने अनुभवों को संगठित करता है। संगठित माने एकत्रित करता है। उदाहरण के लिए बच ठीक है, उदाहरण के लिए बच्चे के सामने कुत्ता है, और स्कीमा क्या है, उसके 4 पैर वाला, पूँछ वाला जानवर कुत्ता कहलाता है। अर्थात क्या है, मानो एक कुत्ता देखा पहले बालक ने, ठीक है? उसे बताया कि ये कुत्ता है, इसके 4 पैर हैं, इसकी पूँछ है एक, और इसकी 2 आँखें हैं, इसके 2 कान हैं, ऐसा उसे बताया, ठीक है? तो अब स्कीमा क्या है उसके लिए, उसने जो अपनी स्मृति में बैठाया, स्मृति में संरचना बनाई एक, वो था 4 पैर वाला और पूँछ वाला जानवर, ठीक है? अब जितने भी 4 पैर और पूँछ वाले को देखेगा बालक, उन्हें वो सब कुत्ता ही समझने लगेगा, जब तक उसे क्या है, बताया नहीं जाएगा कि ये अलग जानवर है और ये अलग जानवर है, ठीक है? तो स्कीमा वो होता है जो हम अपने मस्तिष्क में संरचनाओं को बनाते हैं। जैसे हमने बालक को कुत्ता दिखाया और उसे बताया कि ये कुत्ता है, इसकी 4 पैर होती हैं और एक पूँछ होती है, तो अब उसके अंदर स्कीमाएँ एकत्रित हुई, एक स्कीमा बना, संरचनाएँ बनी कि 4 पैर वाला कुत्ता है, एक पूँछ वाला जानवर कुत्ता होता है, ठीक है? अब आगे देखिए, आगे क्या है, दूसरा अभिग्रहण, ठीक है? अभिग्रहण क्या है? जब बच्चा नए अनुभवों को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ता है। जब अपने नए अनुभवों को, न्यू एक्सपीरियंस को अपने ओल्ड नॉलेज से, पुराने ज्ञान से जोड़ता है, तो उसको हम अभिग्रहण कहते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए बच्चा बिल्ली को देखकर कहे कुत्ता, क्योंकि दोनों दोनों के क्या हैं, 4 पैर हैं। अब नया अनुभव है, उसने कुत्ते की जगह बिल्ली को देखा है, लेकिन अपने पुराने ज्ञान को उसने क्या करा, नए अनुभवों से जोड़ दिया। उसे देखने के बाद भी पुराने ज्ञान को ही जोड़ा, तो बिल्ली को भी कुत्ता कहने लग गया, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं। बच्चे को पहले बताया गया है कि 4 पैर वाला जानवर कुत्ता होगा, ठीक है? तो इसलिए उसने बिल्ली को देखा, तो उसने कहा कि वो कुत्ता है, तो क्यों? क्योंकि उसके 4 पैर थे। अब आगे देखिए, अगला क्या है, समायोजन। जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान को नए अनुभवों के अनुसार
बदल लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, जब अपने पुराने ज्ञान को क्या करेगा बच्चा, नए अनुभवों से के साथ समायोजित कर लेगा, मिला लेगा, उनके साथ संबंध स्थापित कर लेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा समझ लेता है कि बिल्ली और कुत्ता अलग-अलग हैं। अब बच्चे को समझ में आ जाती है, वो समायोजन कर लेता है, वहाँ पर संबंध स्थापित कर लेता है अपने पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में। ठीक है, अपने पुराने ज्ञान को नए अनुभवों के अनुसार बदल भी लेता है, अर्थात जो उसके पुराना ज्ञान था, नया अनुभव हुआ, उसने नए-नए जानवर देखा और उन्हें पहचानने लगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पहले बच्चा बिल्ली को देखकर भी कुत्ता ही कह रहा था, लेकिन अब क्या कर लेता है, वो बिल्ली और कुत्ते को अलग-अलग है ऐसा जान लेता है। ठीक है, अब संतुलन, संतुलन क्या होता है? अभिग्रहण और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया ही संज्ञानात्मक विकास कहलाती है। ठीक है, अभिग्रहण और जो समायोजन है, उसके बीच बैलेंस बनाए रखने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाती है। ठीक है, दोनों के बीच में जो बैलेंस बन रहा है, बनाए रखने की प्रोसेस है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया ही हमारी संज्ञानात्मक विकास कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, प्रमुख 4 चरण हैं, इसलिए इसे संज्ञानात्मक विकास का चरण सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलो 4 कौन से चरण हैं, 4 स्टेज कौन-सी हैं इनके विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की देखते हैं। सर्वप्रथम आती है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, अंग्रेजी में इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा इंद्रियां और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ठीक है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अभी छोटा सा बच्चा है, हाथ पैर हिलाना जानता है कुछ महीनों बाद। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, बच्चा अपनी इंद्रियों से और अपनी क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अधिगम करता है वहां पे अपनी क्रियाओं से और अपनी इंद्रियों से। ठीक है, वस्तु स्थायित्व होता है, कि स्थायित्व की समझ विकसित होती है, बच्चा समझता है कि वस्तु न दिखने पर भी अस्तित्व में है। अब वस्तु स्थायित्व से तात्पर्य है कि जब बच्चा खिलौनों से खेलने लग जाता है, क्योंकि 2 वर्ष तक की आयु है, तो खिलौनों की उम्र भी इसे कहा जाता है। हम शैशवावस्था में इसे पढ़ चुके हैं विस्तार से। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व होता है, यहाँ पे बच्चा समझता है, अगर वस्तु उसे दिखाई नहीं भी दे रही है, तो भी वो समझता है कि वस्तु जो है स्थायित्व अस्तित्व में है। ठीक है, मेरे पास ना होने पर भी वस्तु अस्तित्व में है। मानो कि बच्चे को हम झूले में खेलने के लिए कोई वस्तु देते हैं, कोई खिलौना देते हैं और बाद में उससे वापस ले लेते हैं। यदि उसे वो वस्तु दिखाई नहीं भी दे रही है, तो वो समझने लग जाता है कि वस्तु न दिखते हुए भी वस्तु का अस्तित्व है, अर्थात वस्तु विद्यमान है, ऐसा बच्चा समझने लग जाता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। चलिए, अब इसके इन्होंने जो है, जीन पियाजे ने इस अवस्था को 6 उपभागों में, उप अवस्थाओं में बाँटा हुआ है। वो कौन-कौन सी है? सहज क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसे सहज क्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया क्रियाओं की अवस्था, ठीक है, 1 से 3 माह तक की। गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था 4 से 6 माह। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 7 से 10 माह, ठीक है। और तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था 11 से 18 माह। मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 वर्ष या 2 माह। लास्ट की जो इसकी अंतिम स्टेज होती, अंतिम वो होती है, अवधि होती है 2 वर्ष की, वहां तक हमारी चलती है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ठीक है, ये इन्होंने अपनी प्रथम जो चरण था इनका, संवेदी गामक क्रिया अवस्था, उस अवस्था को 6 उपभागों में बांट दिया। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। यहाँ पे बच्चे को वस्तुओं का ज्ञान होता है, वस्तु स्थायित्व से होता है, और वस्तु के न दिखने पर भी ये जानता है कि वस्तु अस्तित्व में है। ठीक है, चलिए अब दूसरी जो अवस्था है हमारी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, जहाँ हम मध्य अवस्था में चर्चा कर रहे थे 2 से 7 वर्ष की, यहाँ जीन पियाजे ने इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना है। ठीक है, क्या होता है इसमें, प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट्स जो होते हैं उनका विकास होता है। प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है बालक की। अब वहाँ पे चिन्हों के माध्यम से वो ज्ञान एकत्रित करने लग जाता है। ठीक है, और स्वकेंद्रीयता, स्वकेंद्रीयता, बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं सोचता है, स्वकेंद्रीयता उसके अंदर होती है, खुद से सीखना चाहता है, खुद सीखता भी है। ठीक है, कल्पनाशील खेलों में रुचि होती है, ऐसे खेल जो कैसे हों, कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ सोचने या विचार करने की वो होती है,
प्रवृत्ति होती है, ऐसे खेलों के लिए बच्चा रुचि लेने लग जाता है, उन खेलों में प्रतिभाग करने लग जाता है, ठीक है? तो 2 वर्ष तक की आयु को हम 2 से 7 वर्ष तक की आयु को हम क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंबॉलिक थॉट्स का विकास होता है, प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है, अर्थात चिन्हों के माध्यम से अब बच्चा समझने लग जाता है, संकेतों के माध्यम से बच्चा समझने लग जाता है और बच्चा जो है दूसरों के अनुसार कुछ नहीं सीखना चाहता है, सोच सकता है, सोचना चाहता है, अपने अनुसार चलता है, स्वकेंद्रीयता होती है, अपने आप को ही अपना केंद्र मान करके सोचता है, विचार करता है और कल्पनाशील खेलों में भी रुचि लेता है, जहाँ कुछ दिमाग लगे, कुछ क्या हो, मस्तिष्क का इस्तेमाल हो, ऐसे भागों में ऐसे उसमें भी क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। क्या चलिए आगे देखिए, इस अवस्था में प्रकट होने वाले 2 लक्षण के 2 प्रकार होने से इसे 2 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है? इस अवस्था में मुख्यतः 2 लक्षण प्रकट होते हैं, 2 प्रकार के, उन 2 प्रकार के लक्षणों के कारण इसे क्या है 2 भागों में बाँटा जाता है। एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व या पूर्व कार्यात्मक संकल्पनात्मक विचार अवस्था भी इसे कहा जाता है। जो 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था होती है, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है? दूसरी होती है अंतःप्रज्ञ अवस्था। अंतःप्रज्ञकाल या अंतःस्थल कार्यात्मक अवस्था जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है? तो इसे 2 मुख्य भागों में बाँटा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बाँटा गया है? तो मुख्यतः 2 भागों में पूर्व संप्रत्यात्मक और अंतःप्रज्ञकाल इन 2 अवस्थाओं में बाँटा गया है, ठीक है? क्या विशेषता है इसकी? प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है, स्वकेंद्रीयता होती है बच्चों में, दूसरों की दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं और कल्पनाशीलता में भी रुचि इनकी होती है। आगे देखिए आगे क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से इसे जाना जाता है। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, तार्किक सोच का विकास हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है? तर्कों के अनुसार सोच करते हैं, यहाँ पे विचार व्यक्त करते हैं, संरक्षण की समझ होती है, ठीक है? संरक्षण की समझ आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, ठीक है? यदि बच्चे के सामने कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं या कुछ ऐसी समस्या आ रही है, उन्हें जब वो हल करता है, तो समझता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रह सकती है। वर्गीकरण, क्रमबद्धता, तर्क का अभ्यास करना बच्चा सीख जाता है यहाँ पे, ठीक है? अब डिवाइड करना सीखता है धीरे-धीरे बच्चा, डिवाइड वर्गीकरण करना सीखता है, क्रमबद्धता सीखता है और तर्क का अभ्यास करता है, लॉजिकल थिंकिंग लगा करके लॉजिकल थिंकिंग करके, ठीक है? क्या करता है अपना अभ्यास करता है। इस प्रकार से अगला देखिए, अगला है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे किसी भी अन्य उप-अवस्थाओं में नहीं बाँटा गया है, ठीक है? तो इसकी विशेषता यही थी कि तार्किक सोच का विकास होता है और संरक्षण समझ होती है, आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता और तर्क का विकास होता है, अर्थात अब यहाँ पे बच्चा समझने लग जाता है, ठीक है? तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है बच्चे का तृतीय अवस्था में आते-आते, ठीक है? अब वहाँ पे वो सोच विचार करने लगता है किसी चीज़ को, ऐसे ही उसका जवाब नहीं दे देता, पहले सोचेगा, विचार करेगा, तर्क करेगा, उसके बाद उसका आंसर निकल कर के आता है, उत्तर देता है, ठीक है? चलिए अब अगली अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे इस अवस्था से प्रश्न हमेशा बनते हैं, ठीक है? कैसे प्रश्न कि जीन पियाजे की चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है? तो या तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। या तो ये होगा हमारे पेपर में हमेशा ऑप्शन में या फिर ये हो सकता है, ठीक है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसे कहा जाता है। 11 वर्ष से ऊपर की आयु होती है, 11 या 12 वर्ष से ऊपर की आयु होती है। लोगों ने 18 मतलब जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, 18 वर्ष तक की इस आयु को मानते हैं और 12 वर्ष से मानते हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है या फिर अन्य जो भी हमारी बुक्स हैं, उनके अनुसार 11 वर्ष से ऊपर मानी जाती है। अमूर्त सोच का विकास होता है यहाँ पे, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्त सोच कर सकता है, अमूर्त कल्पनाएँ कर सकता है।
काल्पनिक और सैद्धांतिक तर्क क्षमता का विकास होता है यहाँ पे बच्चे का। समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान कर लेता है बच्चा। अब जो भी समस्या उसके सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से उनका समाधान ढूँढ लेता है। वास्तविक और अवास्तविक चीज़ों में अंतर कर लेता है, सोचों में जो भी विचार हैं उनमें क्या कर लेता है, अंतर कर लेता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का भी विकास यहाँ पे हो जाता है। परिकल्पनाएँ बना लेता है। परिकल्पना अर्थात मॉडल विकसित करने की, किसी भी चीज़ का हो, कोई भी मॉडल हो, वो केवल प्रयोगात्मक मॉडल नहीं, किसी भी प्रकार का मॉडल हो सकता है, ठीक है? परिकल्पना हो सकती है, उन्हें विकसित करने की क्षमता का विकास हो सकता है, होता है यहाँ पे। और विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास अर्थात विसंगतियाँ जो भी हैं, उन विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास होता है यहाँ पे। अब क्योंकि बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, तो सही गलत की, वास्तविक अवास्तविकता की उसको ज्ञान होता है यहाँ पे, तो उसके अंदर ऐसी समझ विकसित हो चुकी होती है कि वो भी उनमें विचार करने लग जाता है। और जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा हुआ है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार अंतर्ज्ञान क्या है? तो अंतर्ज्ञान अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। अंतर्ज्ञान अर्थात अपने बारे में भी बच्चा यहाँ जानने लग जाता है, जब धीरे-धीरे बड़ा होता है तो अपनी समझ भी उसे होने लग जाती है, ठीक है? तो ये थी इनकी चौथी स्टेज, जिसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी विशेषता ये है कि इसमें अमूर्त चिंतन होता है, ठीक है? अमूर्त सोच विकसित होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सैद्धांतिक तर्क क्षमता का विकास होता है, समस्याओं को सुलझा लेता है बच्चा, वास्तविक अवास्तविक सही गलत में अंतर कर लेता है, और परिकल्पना मॉडल्स बना सकता है, मॉडल विकसित कर सकता है, और विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का भी विकास होता है। और जीन पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान की अवस्था कहा हुआ है, ठीक है? अब इनका जो सिद्धांत है, शिक्षण में कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है या क्या उसका उपयोग है, देखते हैं। शिक्षा को बच्चों के विकास स्तर के अनुसार बनाना चाहिए। ये सिद्धांत जोर देता है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसे बच्चों के स्तर के अनुसार बनाना चाहिए। जिस स्तर के बच्चे हैं, उस स्तर की शिक्षा का निर्माण होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। अनुभव आधारित अधिगम, लर्निंग बाय डूइंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ठीक है? करके सीखने पर आधारित ये सिद्धांत है, तो ये बताता है कि करके सीखना, बच्चा जो है करके बहुत जल्दी सीख सकता है। अर्थात पहले वो प्रयोग करे और उससे वो आसानी से सीख सकता है, तो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित वो है सिद्धांत है और उसको प्राथमिकता देता है, ठीक है? शिक्षक को मार्गदर्शन देता है। शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, ना कि केवल जानकारी देने वाला। इस सिद्धांत का मानना है, या जीन पियाजे का मानना है, कि शिक्षक जो है बच्चे का एक मार्गदर्शक होता है और उसे मार्गदर्शक की ही भूमिका निभानी चाहिए, ना कि केवल जानकारी देने वाला, ठीक है? जानकारी देने वाला तो है, ज्ञान देने कराने वाला तो है, ज्ञान से परिचय कराने वाला तो है अध्यापक। उसी के साथ-साथ एक स्टूडेंट का मार्गदर्शक, एक विद्यार्थी का मार्गदर्शक भी होता है और उसी की भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है? बच्चे को प्रश्न पूछने और खोज करने के अवसर दिए जाएँ। इस सिद्धांत का मानना है कि बच्चे को जो है प्रश्न पूछने के अवसर भी देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास में प्रश्न कर रहा है तुम उसे डाँट कर चुप करा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाने चाहिए और नई-नई खोज करने के अवसर भी उन्हें देते रहने चाहिए, ठीक है? और सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? यदि सहयोगात्मक अधिगम होता है, जिसे हम कहते हैं समूह शिक्षण, ग्रुप स्टडी जिसे कहा जा सकता है, तो उससे भी संज्ञानात्मक विकास होता है, उससे विचार करने की क्षमता विकसित होती है, सीखने की क्षमता विकसित होती है, ज्ञान का विकास होता है, हम समझ अच्छे से सकते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम को भी जीन पियाजे के सिद्धांत ने क्या करा है, महत्वपूर्ण माना हुआ है, ठीक है? चलिए, अब इसकी सीमाएँ देखते हैं, इस सिद्धांत की सीमाएँ क्या हैं, और यहीं पे हमारा शायद पाठ समाप्त होगा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की कुछ सीमाएँ भी हैं, मुख्य सीमाएँ देखते हैं। आयु सीमाएँ हर बच्चे पर समान रूप से लागू नहीं होती हैं, ठीक है? जो आयु सीमाएँ हैं, वो हर बच्चे पर समान रूप से लागू नहीं होंगी, कम-ज़्यादा आयु हो सकती है एक कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों की, तो आयु सीमा एक समान नहीं हो सकती है। बच्चों की सामाजिक व सांस्कृतिक भूमिका को कम महत्व दिया गया है, ठीक है? बच्चों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका होती है, उसको कम महत्व दिया गया है। जीन पियाजे ने ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया कि बच्चा समाज से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं आया जीन पियाजे के सिद्धांत में, ठीक है? तो सीखता है, जीन पियाजे का मानना है कि समाज से भी सीखता है, लेकिन समाज से पहले वो अपने लोगों से सीखता है या स्वयं से ज्ञान को एकत्रित करता है, ज्ञान संग्रहित करता है, स्वयं से सीखता
सीखता है, जीन पियाजे का मानना ऐसा है, ठीक है? चलिए, तो सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका बच्चे की उसको कम महत्व दिया गया है। कुछ शोधों में पाया गया कि बच्चे जी पियाजे द्वारा बताए गए चरणों से पहले ही कुछ क्षमताएँ विकसित कर लेते हैं, ठीक है? कुछ रिसर्च हुई हैं, कुछ शोध हुए हैं, तो उनमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं, जीन पियाजे द्वारा बताए गए चरणों की जो स्टेज हैं, जो चरण बताए हैं जीन पियाजे ने, उन चरणों से पहले ही कुछ क्षमताओं को विकसित कर लेते हैं बच्चे, ऐसा कुछ शोधों में पाया गया है, रिसर्च में पाया गया है और बताया गया है, ठीक है? तो ये थी इसकी सीमाएँ, ठीक? महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं। ठीक है? चलिए यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। ये हुआ हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत संपूर्ण, जिसमें हमने बहुत विस्तार से देखा है और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें जो पेपर की एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से उन्हें आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक है? उनकी प्रसिद्ध पुस्तक से भी प्रश्न बन जाता है, उनके जो प्रभावित मनोवैज्ञानिक थे, उनसे भी प्रश्न बनता है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ भी पूछ लेता है कभी-कभी, ठीक है? और साथ में उनके सिद्धांत के उपनाम, मुख्य धारणाएँ, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के विषय में क्या सही है, क्या गलत है, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं या उनकी प्रथम अवस्था, प्रथम जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास की प्रथम अवस्था क्या है? तो संवेदी गामक अवस्था 2 से जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग का विकास होता है यहाँ पे और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे 2 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है? उसके बाद आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, हमेशा इस स्तर से प्रश्न बनने की उम्मीद हमेशा रहती है और हमेशा इस स्तर से प्रश्न बना हुआ भी है, ठीक है? तो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है और अमूर्त अमूर्त सोच का विकास होता है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है उसका विकास होता है, ठीक है? अमूर्त चिंतन कर सकता है व्यक्ति यहाँ पे, जो प्रस्तुत है केवल उसी के विषय में नहीं, जो अप्रस्तुत है उसके विषय में भी बच्चा यहाँ पे विचार कर सकता है, सोच सकता है, ठीक है? चलो, चलिए रखते हैं यहीं पे आज की कक्षा को। धन्यवाद दोस्तों।